लाइन के बारे में तो देखे थे। फिर लाइन ए बी का मतलब क्या है? सपोज एक लाइन है, तो लाइन ए बी का मतलब क्या है ना? ये सपोज एक लाइन हमारे पास है, यहाँ पर एक पॉइंट ए है, ये दूसरा पॉइंट बी है, तो इसको लाइन ए बी बोला जाता है। तो इसका मतलब क्या है? अगर सेट का फॉर्म में उसको डिफाइन करेंगे ना, द यूनियन सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन रे ए बी। देखो ए बी रे के ऊपर जितने सारा भी पॉइंट्स है, ए बी रे मतलब कौन सा होगा हमारा? ए बी रे में कौन सा होगा? ये सारे ए बी रे के ऊपर आ जाएगा ये सब, हाँ कि नहीं? और जो सारा किसके ऊपर आते हैं? मतलब क्या है? देखो टू रे आर सेट टू बी ऑपोजिट, कब उसको ऑपोजिट बोलेंगे? सपोज हमारे पास ऐसे एक रे है पी क्यू, ठीक है, इसका ऑपोजिट रे कौन सा होगा? एक ऐसा रे जिसका भी स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पर देखो ये जो रे पी क्यू लिखा हूँ, इसका स्टार्टिंग पॉइंट पी है और क्यू डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है, तो ऑपोजिट रे इसका क्या होगा? ऐसा एक रे जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी पी होना चाहिए, लेकिन इसके साथ क्या बनाना चाहिए ना? मतलब जो एंगल होगा यहाँ पर, ये टोटल वाला एंगल तुम्हारा 180 डिग्री वाला बनना चाहिए। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, उसको जिसके साथ ऐड करने पर ये एक लाइन बन जाएगा। सपोज पी क्यू, यहाँ पर मैं आर ले रहा है, तो यहाँ पर पी क्यू रे एंड पी आर रे आर ऑपोजिट रे, आर ऑपोजिट रे, आर ऑपोजिट रे, आर ऑपोजिट रे। समझ में आया कि नहीं? ऑपोजिट रे मतलब स्टार्टिंग पॉइंट सेम होना चाहिए, और जो दोनों ऑपोजिट रे होगा उसी दोनों रे को जब मिलाओगे ना, एक लाइन बनना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि ये दोनों ऑपोजिट रे है। नहीं तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, एक लाइन है, लाइन के ऊपर अगर कहीं पर एक कट लगा रहे हो, तो एक रे दूसरा रे का ऑपोजिट रे बनता है। क्लियर है ना? समझ में आएगी नहीं ऑपोजिट रे? तो ये ऐसे बोला है, किसी भी रे सपोज ए बी है, ए बी को उसका ऑपोजिट रे मतलब ऐसे जो जाएगा, ये दोनों का अगर कॉम्बिनेशन लेंगे तो जो बनता है उसी को क्या बोला जाता है? तुम दोनों का क्या रे? नो रिस्पॉन्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, देखेंगे कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट। कॉन्ग्रुएंट मतलब आइडेंटिकल, और ऐसे भी बोल सकते हो कि इक्वल सेगमेंट। तो कब दो सेगमेंट को इक्वल बोलेंगे? इफ द लेंथ ऑफ टू सेगमेंट इज इक्वल, अगर दो सेगमेंट का लेंथ इक्वल है, देन टू सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट। तो अभी दोनों को हम क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट बोलेंगे। सपोज ये दोनों सेगमेंट है, ये वाला लेंथ भी 5 सेंटीमीटर है, ये वाला लेंथ भी 5 सेंटीमीटर है, तो हम ये दोनों को क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट बोलेंगे। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। सपोज यहाँ पर मैं ए बी नेमिंग कर दे रहा हूँ, यहाँ पर सी डी नेमिंग कर दिया, ठीक है, और लेंथ ऑफ ए बी इक्वल्स टू लेंथ ऑफ सी डी हो रहा है, और दोनों का लेंथ क्या क्या है? 5 सेंटीमीटर है। तो अगर ये दोनों का लेंथ बराबर है तो हम क्या बोलेंगे? देन इसको लिखते हैं कैसे? देखो, सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू, कॉन्ग्रुएंट का साइन कैसा है? ऐसे इक्वल होगा, ऊपर में वेव टाइप का ऐसा, सेगमेंट सी डी ऐसे उसको लिखा जाता है। क्लियर है कि नहीं बताओ? अगर दो सेगमेंट को कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे? जब दोनों का लेंथ बराबर होगा। अगर लेंथ बराबर है तो अभी उसको कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। समझ में आ गया? तो प्रॉपर्टी होता है, पहला प्रॉपर्टी क्या है? रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी मतलब क्या है? सेम किसी एक लाइन सेगमेंट है ए बी, और एक लाइन सेगमेंट खुद के साथ इक्वल होगा कि नहीं? अगर एक लाइन सेगमेंट ए बी है, ए बी का लेंथ ए बी के साथ इक्वल होगा कि नहीं? तुम्हारा हाइट तुम्हारे हाइट के साथ बराबर होगा। तो इसी प्रॉपर्टी को बोलाता है हर एक सेगमेंट, ये प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिविटी क्या बोलता है? हर एक सेगमेंट खुद के साथ इक्वल होता है, इसी प्रॉपर्टी को बोलाता है रिफ्लेक्सिविटी। और ये प्रॉपर्टी क्या बोलता है ना? सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए बी, ए बी इधर आ जाएगा,
मतलब एक सेगमेंट खुद के साथ इक्वल होता है। उसी प्रॉपर्टी को, जैसे तुम क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़े थे कि नहीं? क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? किसी भी दो रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो रेशनल नंबर आएगा। ऐसे ये भी एक प्रॉपर्टी है कि एक सेगमेंट खुद के साथ हमेशा इक्वल होता है, और इक्वल होता है मतलब कॉन्ग्रुएंट होगा। तो सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए बी। आपको एग्जाम में आ जाएगा ये कौन सा प्रॉपर्टी है। तो कौन सा प्रॉपर्टी है? रिफ्लेक्सिविटी प्रॉपर्टी है। ठीक है, नेक्स्ट वाला प्रॉपर्टी क्या है? नेक्स्ट वाला प्रॉपर्टी क्या है हमारा? सिमेट्री। सिमेट्री मतलब क्या है? इफ सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट सी डी, देन सेगमेंट सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए बी। इसका मतलब क्या है? सपोज एक्स इज इक्वल टू वाई और वाई इज इक्वल टू जेड, नहीं सॉरी, ये थर्ड वाला प्रॉपर्टी है। सपोज एक्स इज इक्वल टू वाई, सपोज एक्स वाई के साथ इक्वल है तो वाई भी एक्स के साथ इक्वल होगा कि नहीं? अगर एक्स वाई के साथ इक्वल है तो वाई भी एक्स के साथ इक्वल होगा। इसी प्रॉपर्टी ये बोला है सिमेट्री प्रॉपर्टी। देखो, अगर सेगमेंट ए बी सेगमेंट सी डी के साथ इक्वल होगा तो सेगमेंट सी डी सेगमेंट ए बी के साथ इक्वल होगा, हाँ कि नहीं? सपोज ये वाला 5 ए बी सपोज ऐसे दिया है 5 सेंटीमीटर, और ये सी डी दिया है ये भी 5 सेंटीमीटर, तो ए बी भी सी डी के साथ इक्वल है, सी डी भी ए डी के साथ, सॉरी सी डी भी ए बी के साथ इक्वल होगा। तो इसी प्रॉपर्टी को कौन सा प्रॉपर्टी बोला जाता है? सिमेट्री। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, ये तो आसान है, आपको पहले ही पता है। देखो, अगर एक्स इक्वल्स टू वाई होता है तो वाई इक्वल्स टू एक्स होता है। तो इसी प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? सिमेट्री। ये प्रॉपर्टी का नाम सिर्फ याद रखना है आप लोग को। क्लियर है? नेक्स्ट वाला हो गया ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी मतलब अभी जैसे बता रहा था, सपोज एक्स इक्वल्स टू वाई हो रहा है और वाई इक्वल्स टू जेड हो रहा है, ठीक है ना? सपोज एक्स वाई के साथ इक्वल है और वाई जेड के साथ इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि नहीं एक्स और जेड इक्वल होगा? अगर एक्स इक्वल्स टू वाई है, ये दोनों इक्वल है, पहला दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है और ये दोनों भी इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं एक्स इक्वल्स टू जेड है। ये वाला प्रॉपर्टी ये है, इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है ट्रांजिटिविटी। तो ट्रांजिटिविटी क्या होता है? सपोज ए बी सी, अरे देखो फिर से बता दे रहा हूँ कि ट्रांजिटिविटी वाला समझ में आ गया तो ना फिर से रिपीट कर दूं? ठीक, ओके। नेक्स्ट देखो, मिड पॉइंट ऑफ ए सेगमेंट। किसी भी एक सेगमेंट का मिड पॉइंट मतलब क्या है? सपोज हमारे पास ये देखो तीनों पॉइंट दिया है, ए एम बी तीनों पॉइंट है, ए एम और बी ऐसे तीनों पॉइंट है, एंड सेगमेंट ए एम इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए बी। सपोज ए एम बी मतलब क्या है? ए एम बी एक लाइन पे है और ए और बी के बीच में एम है। ये इसका मतलब अभी तक याद है कि नहीं? सबको याद है? तो इसका मतलब क्या है? ए एम बी एक स्ट्रेट लाइन पे है और ए और बी के बीच में एम है। इसका मतलब ये है, सपोज सेगमेंट ए एम इक्वल्स टू सेगमेंट एम बी, ये वाला कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो हम क्या बोलेंगे? देन एम इज कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? ए बी का मिड पॉइंट क्या है? मिड पॉइंट मतलब ऐसा एक पॉइंट जो कि किसी भी सेगमेंट को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होगा। सपोज मैं यहाँ पर एक सेगमेंट ले रहा हूँ पी क्यू, जिसका की लेंथ है 8 सेंटीमीटर, तो इसका मिड पॉइंट मतलब क्या है? ऐसा एक पॉइंट जो कि सेगमेंट पी क्यू को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होगा। मतलब अगर मैं यहाँ पर मिड पॉइंट एन ले रहा हूँ तो पी एन का डिस्टेंस होना चाहिए 4 सेंटीमीटर और एन क्यू का होना चाहिए 4 सेंटीमीटर। ये तो मिड पॉइंट मतलब समझ में आ गया? मिड पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो कि किसी भी सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, और एवरी सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। एक सेगमेंट का कितना मिड पॉइंट हो सकता है? एक ही मिड पॉइंट हो सकता है। क्लियर है?
एक से ज्यादा हो सकता है क्या? एक ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कंपैरिजन ऑफ सेगमेंट। कंपैरिजन ऑफ सेगमेंट मतलब कौन सा सेगमेंट बड़ा है, कौन सा सेगमेंट छोटा है, ऐसा कंपेयर करेंगे। तो सपोज हमारे पास दो सेगमेंट है, ए बी एंड सी डी। ए बी एंड सी डी क्या है? दो सेगमेंट है, ठीक है। ए बी और सी डी दो सेगमेंट है, और ए बी का लेंथ, अगर ए बी का लेंथ ऑफ ए बी, इसको ऐसे लिखेंगे, सपोज लेंथ ऑफ ए बी इज लेस दैन लेंथ ऑफ सी डी, ठीक है। ए बी का जो लेंथ है वो सी डी का लेंथ से कम होगा, तो हम क्या बोल सकते हैं ना, सेगमेंट ए बी इज लेस दैन सेगमेंट सी डी, सेगमेंट सी डी, इसको ऐसे बोलते हैं, हाँ कि नहीं। और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, देखो अगर आप बोल रहे हो ऐसे 2 इज लेस दैन 3, तो इसको और कैसे बोल सकते हो कि 3 इज ग्रेटर दैन 2 भी बोल सकते हो। सेम, तो दोनों का मीनिंग तो सेम ही होता है ना। तो अगर सेगमेंट ए बी इज लेस दैन सेगमेंट सी डी बोल रहे हो, इसको हम और कैसे बोल सकते हैं कि सेगमेंट सी डी इज ग्रेटर दैन सेगमेंट ए बी, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। क्लियर है ना? अगर ए बी का लेंथ सी डी का लेंथ से कम है, तो हम बोल सकते हैं कि सेगमेंट ए बी जो है सेगमेंट सी डी से छोटा है। नहीं तो ऐसे भी बोल सकते हैं सेगमेंट सी डी सेगमेंट ए बी से बड़ा है। दोनों का मीनिंग तो सेम है, 2 इज लेस दैन 3, तो 3 इज ग्रेटर दैन 2 है, वही, सिर्फ लिखने का तरीका, सोचने का तरीका अलग है। तो कंपैरिजन एक्स ऑफ सेगमेंट अभी कर सकते हो नहीं, कौन सा सेगमेंट बड़ा है, कौन सा सेगमेंट छोटा है, वही आपको बताना है, ठीक है। ये समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। द कंपैरिजन ऑफ सेगमेंट डिपेंड्स अपॉन देयर लेंथ। तो किसी भी दो सेगमेंट का कंपेयर मतलब बड़ा छोटा किसका रेफरेंस में हम करेंगे ना, उनका लेंथ से करेंगे, ठीक है। ये भी क्लियर है, अभी तो बता दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं परपेंडिकुलरिटी ऑफ सेगमेंट्स और रे। मतलब अगर किसी एक सेगमेंट का परपेंडिकुलर सेगमेंट मतलब क्या है, ठीक है ना। अभी मुझे बताओ परपेंडिकुलर मतलब कौन किसको परपेंडिकुलर होगा, ऐसे चाहे सेगमेंट बताओ, रे बताओ। सपोज मैं बोल रहा हूँ कि ए बी और यहाँ पर सी डी ले जाता हूँ, यहाँ पर ये सी डी है, तो ए बी सी डी को कब परपेंडिकुलर होगा बोलेंगे, मतलब दो सेगमेंट कब परपेंडिकुलर होंगे, जब दोनों के बीच में ऐसे क्रॉस करेंगे और दोनों के बीच में 90 डिग्री होना चाहिए, हाँ कि नहीं। तो यहाँ पर देखो सेगमेंट आप ऐसे भी बोल सकते हो, सेगमेंट ए बी इज परपेंडिकुलर टू लाइन सी डी। अगर लाइन को भी वो परपेंडिकुलर होगा, लाइन सी डी को भी परपेंडिकुलर होगा। अगर इसको लाइन ले रहे हो तो उसके किसी भी सेगमेंट का परपेंडिकुलर मतलब जो उसके साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है, इंक्लाइनेशन रहता है 90 डिग्री। समझ में आ रहा है कि नहीं? किसी एक सेगमेंट का परपेंडिकुलर कौन होगा, जो उसको इंटरसेक्ट करेगा और उसके साथ 90 डिग्री बनाएगा, उसी को बोला जाता है उसका परपेंडिकुलर। तो हम अगर यहाँ पर लाइन ले रहे हो तो सेगमेंट ए बी इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट सी डी बोलेंगे। नहीं तो और क्या बोल सकते हैं, सेगमेंट ए बी इज परपेंडिकुलर टू रे सी डी भी बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। नहीं तो तुम ऐसे ही बोल सकते हो सेगमेंट ए बी इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट सी डी भी बोल सकते हो। समझ में आ गया कि नहीं? जो भी तुम ले रहे हो उसके साथ वो 90 डिग्री बनाना चाहिए, चाहे वो रे हो, लाइन हो, कुछ भी हो। क्लियर है? ओके, ये क्लियर हो गया। तो परपेंडिकुलरिटी ऑफ सेगमेंट और रे मतलब एक सेगमेंट को एक रे को परपेंडिकुलर होगा या लाइन को परपेंडिकुलर होगा, ये। और एक चीज देखो, किसी भी एक पॉइंट का डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, इसका मतलब क्या है। और एक चीज, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, इसका मतलब क्या है, एक पॉइंट का डिस्टेंस एक लाइन से कितना है,
कैसे मेजर करना है? सपोज यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पर एक लाइन है, यहाँ पर मैं लाइन बना रहा हूँ, पॉइंट ए है और ये पॉइंट लाइन एल है। मैं बोलूँगा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड लाइन एल, तो आप कौन सा वाला डिस्टेंस बताओगे? ये एक डिस्टेंस D1, ये एक डिस्टेंस D2, ये एक डिस्टेंस D3, ये एक डिस्टेंस D4 और ये एक डिस्टेंस D5। तो कौन सा वाला डिस्टेंस होगा? मैं बोलूँगा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन, और ये 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड लाइन एल, पॉइंट ए और एल के बीच में डिस्टेंस कितना है? तो क्या बताओगे? कौन सा होगा रे? किसी भी एक पॉइंट का डिस्टेंस एक लाइन से कौन सा होता है? अरे बताओ। अरे आवाज आ रहा है कि नहीं सबको? आरुष, अरशद, तो फिर D2, ओके D2। फिर और किसका क्या आंसर है? D2, ओके। और तेरा क्या आंसर है? हमेशा याद रखो, गलत है। किसी भी एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस मतलब हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही लिया जाता है। क्या लिया जाता है? देखो यहाँ पर एक स्टूडेंट खड़ा है ए पॉइंट पे और एक यहाँ पर बी पॉइंट पे एक स्टूडेंट खड़ा हुआ है, तो आप क्या बोलोगे? इनके बीच में डिस्टेंस ऐसे घूम के ऐसे 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 करके इधर करके बताओ, क्या इनके बीच में डिस्टेंस ये है? ऐसा नहीं करोगे ना। तो इनके बीच में डिस्टेंस मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है उनके बीच में डिस्टेंस बोला जाता है। हाँ, समझ में आया कि नहीं? ऐसे अगर एक पॉइंट यहाँ पर दिया है और एक लाइन इधर दिया है, तो इनके बीच वाला डिस्टेंस होगा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा उसी पॉइंट से लाइन के ऊपर 90 डिग्री ड्रॉ करोगे और जो सेगमेंट बन रहा है उसी सेगमेंट का लेंथ को बोलेंगे उनके बीच का डिस्टेंस। क्लियर है कि नहीं? जैसे तुम भी ये भी पता होगा, अगर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस जब करते हैं, अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है, इनके बीच वाला डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर होता है। थोड़ी ना तुम यहाँ से यहाँ तक ऐसे ज्वाइन कर दोगे, बोलोगे ये वाला डिस्टेंस है उनके बीच में। डिस्टेंस मतलब हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है। मैं बोलूँगा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पैरेलल लाइंस, तो क्या बोलोगे? ये परपेंडिकुलर जो होगा, ऐसा एक लाइन जो कि इसको भी परपेंडिकुलर होगा इसको भी परपेंडिकुलर होगा, तो ये होगा उनके बीच का डिस्टेंस। ना कि ऐसे कौन सा भी हॉराइज ऐसे स्लांट वाला खींच दोगे और बोलोगे ये वाला होगा, ऐसा नहीं होता है। तो किसी भी दो लाइन के बीच में डिस्टेंस या एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में डिस्टेंस मतलब क्लियर है, हमेशा कौन सा लेंथ को लिया जाता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस को लिया जाता है। समझ में आ गया तो पूरा? ओके, चलो अभी ये सारा क्वेश्चन का आंसर बताओ। क्या बोल रहा है? द फॉलोइंग टेबल शोज पॉइंट ऑन ए नंबर लाइन एंड दे आर कोऑर्डिनेट। मतलब एक नंबर लाइन में पॉइंट्स दे दिया है, मतलब ए का कोऑर्डिनेट -3, बी का 5, सी का 2, डी का -7, ई का 9 ऐसे दिया है। डिसाइड वेदर द पेयर ऑफ सेगमेंट गिवन बिलो द टेबल आर कॉन्ग्रुएंट नॉट। मतलब ये दोनों पेयर कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, ये दोनों पेयर कॉन्ग्रुएंट कि नहीं, ये दोनों पेयर कॉन्ग्रुएंट कि नहीं, हमको बताना है। तो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या होना चाहिए? दोनों सेगमेंट का लेंथ बराबर होना चाहिए। और दोनों सेगमेंट का लेंथ क्या होता है? दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस। हम पढ़े थे डिस्टेंस कैसे आएगा। तो अभी देखो सेगमेंट DE का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? ये D है, ये E है, तो लेंथ ऑफ DE क्या बन जाएगा? ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। बड़ा वाला कोऑर्डिनेट कौन सा है? 9 माइनस छोटा वाला कोऑर्डिनेट, तो माइनस में छोटा वाला क्या है? -7। तो ये कितना हो रहा है? 9 + 7 दैट इज 16। क्या आ गया? 16। अभी लेंथ ऑफ AB निकाल दो। लेंथ ऑफ AB कितना हो जाएगा? A और B। तो AB कितना है? ग्रेटर कोऑर्डिनेट 5 माइनस में स्मॉलर कोऑर्डिनेट -3, तो ये कितना हो गया? 5 + 3 दैट इज 8।
कैसे तुम सबका कैसे फास्ट वाला सही हो गया था, कॉन्ग्रुएंट कैसे हो गया था रे? हैं? कैसे तुम लोग कॉन्ग्रुएंट बता दिए थे? तो लेंथ ऑफ डी ई इज नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ ए बी, तो ये दोनों तो लेंथ बराबर नहीं हो रहा है, तुम कॉन्ग्रुएंट कैसे कर दिए थे? देयरफॉर सेगमेंट डी ई and segment AB are not congruent, समझ में आया कि नहीं? तो तुम्हारा कैसे सबका कॉन्ग्रुएंट कैसे आ गया था? सब ये 9 - 7 5 - 3 कर दिए थे क्या? हाँ, सही है। और क्या, 100 बार बोल रहा हूँ, थोड़ा पहले भी बताया था, डिफरेंट साइन के लिए प्लस करोगे, सेम साइन के लिए माइनस करोगे। अलग अलग साइन है तो प्लस ही होता ना, नहीं तो बताया था बड़ा माइनस छोटा। पहले क्यों सबका गलत हुआ था? तो इसका मतलब चाहे इधर -3 दो +3 दो, इसका कुछ भी वैल्यू नहीं होता है क्या? ये हो गया पहले का। सेकेंड का देखते हैं। अभी सेगमेंट बी सी, तो बी सी के बीच में लेंथ कितना है? लेंथ ऑफ बी सी इक्वल्स टू ग्रेटर कोऑर्डिनेट बी और सी। अभी देखो सेम साइन है तो डायरेक्ट माइनस कर देना है, तो 5 - 2 दैट इज 3 आ गया। और बी सी और क्या बोला था? ए डी, तो लेंथ ऑफ ए डी क्या हो जाएगा? ए डी इक्वल्स टू ए डी, बड़ा है -3 माइनस में छोटा -7, तो ये हो जाएगा -3 + 7, -3 + 7 मतलब 4। ठीक है, अभी ये दोनों इक्वल नहीं है तो सेम लिख देना है क्या? सेगमेंट बी सी इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए डी। ठीक है, अभी थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला क्या होगा? बी ई ये वाला, तो लेंथ ऑफ बी ई क्या होगा? 9 - 5, 9 - 5 मतलब 4। लेंथ ऑफ ए डी क्या हो जाएगा? ए क्या है, डी क्या है? ए है -3, डी है +7, तो ये 4 हो गया। अभी दोनों इक्वल हो गया, हाँ कि नहीं? इक्वल हो गया तो हम क्या बोलेंगे? सेगमेंट बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए डी। ऐसे हो जाएगा। समझ में आ गया पूरा? कोई दिक्कत है तो बताओ। ये चीज नहीं देना है कि सेम साइन कैसे भी दो, माइनस कर दोगे प्लस कर दोगे। अरे बड़ा माइनस छोटा करोगे तो जो छोटा वाला माइनस में आ जाएगा वो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा ना। समझ में पा रहे हो कि नहीं? नहीं तो बताया था डिफरेंट साइन होगा तो दोनों का प्लस होता है। क्लियर है? चलो ये तो कर दिए, ये वाला बताओ क्या? ये बोले आप क्या हो गया? ये दिया है पॉइंट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी इफ ए बी इक्वल्स टू 8 दिया है, ए बी इक्वल्स टू 8 दिया है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ एम। फिर से देखो, इसको बता दे रहा हूँ। एम ए बी सेगमेंट का मिड पॉइंट दिया है एम, इसका मतलब ये इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ बराबर होगा, हाँ कि नहीं? तो बराबर होगा तो ए एम क्या होता है? हाफ ऑफ ए बी हो जाएगा, और ए बी हमको दिया है 8, तो 8 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो 4 हो जाएगा आंसर। चलो इसका देखो, सीपी दिया है 2.5, सीपी दिया है 2.5, फाइंड लेंथ ऑफ सी डी। वेरी गुड, ये भी देखो आसान है। ये दे दिया है क्या? सी डी का मिड पॉइंट दिया है पी, मिड पॉइंट मतलब सेम, ये इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो कौन सा पूछा है? सी डी, तो लेंथ ऑफ सी डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ सी पी, सी पी का डबल हो जाएगा। तो अगर सी पी का डबल हो गया तो ये 2 × 2.5, 2 × 2.5 मतलब 5 आ जाएगा आंसर।
ठीक है ना। चलो एपी दिया है 3.4। कंपेयर द सेगमेंट कंपेयर, क्या क्या हो गया है ये। ए बी दिया है 5 ये 2, ए बी दिया है 5 मीटर, ये दिया है बीपी दिया है 2 सेंटीमीटर। अरे सब सेंटीमीटर सेंटीमीटर होगा, ये सेंटीमीटर ले जाओ, ये भी सेंटीमीटर। कंपेयर करना है, कंपेयर मतलब कौन बड़ा कौन छोटा, ये ऐसा। अरे ये क्या इतना सोच रहे हो, ये कुछ कौन बड़ा है कौन, जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करते हैं ना ऐसे। तो यहाँ पर अगर करेंगे आपको पता है कौन सबसे बड़ा है, 5 सबसे बड़ा है, 5 के बाद 3.4 है, फिर 3.4 के बाद 2 है, उसी को सेगमेंट में बोल दो और क्या। तो लेंथ अगर लेंथ ऑफ 5 की क्या है ए बी इज ग्रेटर दैन लेंथ ऑफ बी पी इज ग्रेटर दैन लेंथ ऑफ ए पी, ये है। तो अगर ये सारा ग्रेटर हो रहा है तो उसको सेगमेंट भी ऐसे हो जाएगा। तो देयरफॉर सेगमेंट ए बी इज ग्रेटर दैन सेगमेंट बी पी इज ग्रेटर दैन सेगमेंट ए पी। समझ में आ गया। तो कंपेयर मतलब कौन सा सेगमेंट बड़ा है कौन सा सेगमेंट छोटा है, ऐसे बताना है। समझ में आ गया। इसका बताओ। सारा एक साथ ही बताना है। पहले का आंसर क्या 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 है बताओ तो। राइट द नेम्स ऑफ ऑपोजिट रे ऑफ आरपी, आरपी का ऑपोजिट रे बताना है, ये आरपी, आरपी का ऑपोजिट रे बताना है। तो आरपी का ऑपोजिट रे क्या क्या होगा, क्या क्या होगा रे। देखो ऑपोजिट रे मतलब स्टार्टिंग पॉइंट इधर से होना चाहिए और उसके साथ जो जो क्या बनाएंगे लीनियर पेयर और लाइन में रहना चाहिए। तो क्या क्या होगा, एक तो आर एस बनेगा, आर एस रे पहले का आंसर, आर एस बन सकता है और क्या बन सकता है आर टी भी बन सकता है, आर टी रे। तो रे आर एस भी होगा रे आर टी भी होगा। सबका ये आंसर आया था। तो दोनों होगा, एक ही नहीं। देखो ये आर से एस आओगे, ये भी उसके साथ 180 डिग्री बना रहा है और एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट आ रहे हैं। और आरपी के साथ ये आर टी भी बनाएगा क्योंकि वो भी सेम तो 180 डिग्री बना रहा है और ये तीनों भी एक ही लाइन पे आ रहे हैं। तो ये दो आंसर होगा। नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट क्या है, कहाँ गया रे। राइट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे पी क्यू एंड रे आर पी। तो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, क्या दिया है द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे पी क्यू का रे पी क्यू मतलब रे पी क्यू मतलब ये सारा आ जाएगा। और रे आर पी कहाँ गया, आर पी, आर कहाँ गया रे, ओके आर पी ये वाला देखो ये आर पी। तो ये दोनों का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन वाला कौन सा दिख रहा है तुमको, कौन सा कॉमन, ये दोनों में कौन सा आर, आर क्यू तुझे कॉमन दिख रहा है, आर क्यू कैसे कॉमन दिखा है, अरे कॉमन मतलब दोनों में होना चाहिए। एक ये है, ये पी क्यू है यहाँ से ऐसे गया है, और दूसरा वाला कौन सा बोला था इधर कहाँ गया, पी क्यू हो गया, आर पी ऐसे ये ए वाला रे। अभी ये दोनों में तुझे कौन सा पोर्शन पे येलो भी दिख रहा है रेड भी दिख रहा है, अरे कौन सा पोर्शन बोलना है, इंटरसेक्शन मतलब पूरा सारा पोर्शन, ये सारे में देखो कॉमन कॉमन ये आ रहा है ना। तो पी क्यू रे हो जाएगा।
ठीक है ना, तो रे पी क्यू आ जाएगा आंसर। ये हो गया। नेक्स्ट थर्ड वाला। सर ये समझ में नहीं आया। अरे कॉमन क्या है इसमें देख, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन है। कॉमन मतलब जो पहला वाला रे में भी होगा, दूसरा वाला रे में भी होगा। अभी रे पी क्यू क्या है, ये पूरा रे पी क्यू हो गया। फिर दूसरा वाला क्या है, रे आरपी, ये पूरा आरपी मतलब ऐसे थोड़ी ना है पी तो क्या आया है, वो तो ऐसे एक्सटेंड होते रहेगा। अभी कॉमन मतलब क्या है, अभी मैं अलग अलग कलर से कर दिया हूं, तो कौन सा कलर दोनों में आ रहा है, ऐसा एक पोर्शन बता जो कि येलो में भी आ रहा है, रेड में भी आ रहा है। वो कौन सा पोर्शन है? पी क्यू रे है, तो वही लिखा हूं, रे पी क्यू। ठीक है, ओके। ये वाला नेक्स्ट बताओ। राइट द यूनियन सेट ऑफ सेगमेंट पी क्यू एंड क्यू आर। पी क्यू एंड क्यू आर का यूनियन मतलब मिलाओगे दोनों को, मिलाने पर कौन सा बनेगा? अरे पार्ट बताना है, रे बनेगा कि सेगमेंट बनेगा कि लाइन बनेगा, क्या होगा उसको बोलना है। सेगमेंट मतलब जहां पर एंड हो रहा होगा वहां पर सेगमेंट बताएगा, अगर एंड नहीं होगा तो सेगमेंट कैसे बनेगा तेरा? इसका मतलब सब गलत किए हो। फिर देख लो इधर, राइट द यूनियन सेट ऑफ सेगमेंट पी क्यू। सेगमेंट पी क्यू का, ये सेगमेंट पी क्यू का और सेगमेंट क्यू आर का, क्यू आर कहाँ गया, क्यू आर, इसका अगर तुम यूनियन लोगे तो कौन सा बनेगा, कौन सा बनेगा? आर क्यू बनेगा। तो आर क्यू सेगमेंट भी बता सकते हो, आर क्यू क्या होगा, लाइन भी होगा, और क्या, तो लाइन आर क्यू भी बता सकते हो, लाइन सॉरी सेगमेंट भी बता सकते हो। यहाँ पर तो सारा सेगमेंट दिया है, तो सेगमेंट भी बता सकते हो, लाइन भी बता सकते हो। तो सेगमेंट क्या होगा, सेगमेंट, हाँ रे नहीं बता सकते? नहीं, रे नहीं बता सकते, नहीं सेगमेंट ही सही आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर यूनियन मतलब आगे अगर एक्सटेंड हो जाएगा, आगे अगर सेगमेंट है तो वहां पर ये रहेगा ना, नहीं तो यूनियन वगैरह जब लाइन बताओगे तो आगे भी एक्सटेंड हो जाएगा फिर। तो सेगमेंट क्या आएगा, पी क्यू और क्यू आर, कहाँ कहाँ गया, पी क्यू और क्यू आर दोनों को मिलाओगे तो सेगमेंट आर क्यू बन रहा है। ठीक है, थर्ड वाला हो गया। फोर वाला बताओ। स्टेट द रे ऑफ व्हिच सेगमेंट क्यू आर इज ए सबसेट। स्टेट द रे ऑफ व्हिच सेगमेंट क्यू आर इज ए सबसेट। कौन सा रे का एक सबसेट क्यू आर है, कौन सा रे का सेगमेंट क्यू आर है, बताओ। सेगमेंट क्यू आर कौन सा रे का सबसेट है? अरे बताओ कौन सा होगा। सेगमेंट क्यू आर होना चाहिए वहां पर, ऐसा एक रे बताओ जिसके अंदर क्यू आर बनना चाहिए, तो ऐसे कौन सा वाला है, समझ पा रहे हो कि नहीं रे? क्यू एस रे, हाँ सही है, क्यू एस भी होगा क्योंकि उसके अंदर होना चाहिए। सबसेट मतलब इसके अंदर भी होना चाहिए। आर क्यू भी बोल सकते हो, सही है। कौन सा टी क्यू, हाँ टी क्यू भी हो जाएगा, हाँ हाँ सही है। ऐसे कौन सा भी लिख दो, तो क्या बोला था, स्टेट द रे ऑफ व्हिच सेगमेंट क्यू आर इज ए सबसेट। क्यू आर सबसेट होना चाहिए, तो क्यू एस लिख दो रे, और क्यू टी लिख दो, और जो दिया था क्यू
QR भी दे लिख दो, सब चलेगा, ठीक है ना, कौन सा भी लिख दो। फिर फिफ्थ में राइट द पेयर ऑफ अपोजिट रे विथ कॉमन एंड पॉइंट आर। तो पेयर ऑफ अपोजिट रे लिखो जिनका कॉमन एंड पॉइंट होगा आर, मतलब जो एंड पॉइंट दोनों का होना चाहिए वो आर होगा। तो आर से ही दोनों बनना चाहिए, तो आर से ही दोनों बनना चाहिए, तो कौन सा होगा? QR और ER। हाँ, एक तो होगा आरपी रे, आरपी का ऑपोजिट रे कौन सा होगा? आर एस, ये एक पेयर बन गया। दूसरा वाला कौन सा है? RT और आरपी का आर टी के साथ भी कर सकते हो, ये दोनों का और एक पेयर हो गया। फिर ऐसे आर क्यू के साथ आर एस भी कर सकते हो, और आर क्यू के साथ आर टी भी कर सकते हो। समझ में आ गया? तो अपोजिट रे मतलब ये इतना सारा पेयर पॉसिबल है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट वाला देखते हैं, कौन सा? सिक्स्थ वाला, ये राइट एनी टू रे विथ कॉमन एंड पॉइंट एस। कौन सा भी दो रे बताओ जिनका कि राइट एनी टू रे विथ कॉमन एंड पॉइंट एस, और दोनों रे का जो क्या होना चाहिए? एंड पॉइंट एस होना चाहिए। तो कौन सा भी बता दो, एस से स्टार्ट करो, एस पी एस टी बता दो, नहीं तो एस आर बता दो, एस क्यू बता दो। ये बोला है एंड पॉइंट एस ही होना चाहिए। तो कौन सा होगा? सिक्स्थ का क्या आ जाएगा? कॉमन एंड पॉइंट एस होना चाहिए, तो एस को एंड रख दो, एस आर एक बना दो और एस टी बना दो, ऐसा, ठीक है? समझ में आएगी नहीं रे? तो ये हो गया, दो लिखना था, दो लिख, जो बताया उसी को भी लिख सकते हो। फिर बोला है राइट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे एस पी एंड एस टी। एस पी और एस टी में कौन सा कॉमन है? एस पी कौन सा है? एस पी ये वाला है एस पी, और एस टी, ये दोनों में कॉमन कौन सा है? बताओ, कौन बताएगा? कॉमन क्या है? एस आर कॉमन है, ओके। और अरे कॉमन मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं? जो दोनों में होगा, दोनों में एस आर कहाँ से मिल रहा है तुझे? मुझे थोड़ा समझा। सर एस, वेरी गुड। तो एक ही, सिर्फ एक पॉइंट ही कॉमन है, पॉइंट क्या है? एस। एस आर कैसे? एस आर इधर लेफ्ट वाला साइड में एस आर मिल रहा है क्या तुझे? कॉमन मतलब इधर भी होगा उधर भी होगा। तो सपोज यहाँ पर देखिए, यहाँ से एस से ही इधर एक जा रहा है और ये एस से इधर एक आ रहा है, तो दोनों में कॉमन सिर्फ एस ही होगा ना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? एस। समझ में आ गया? सर वो फर्स्ट में पीक्यू रे नहीं होगी? पीक्यू रे? कौन सा पीक्यू रे? फर्स्ट में फास्ट ये वाला, इसका पहले फर्स्ट है। फास्ट क्वेश्चन इधर ही दिया हूँ, देख कौन सा? पीक्यू। राइट द नेम ऑफ अपोजिट रे ऑफ आरपी। आरपी का अपोजिट रे, आरपी कहाँ गया? आरपी, पी क्यू, आरपी नहीं, पी क्यू नहीं होगा। अरे ऑपोजिट रे कब बोलेंगे? ऑपोजिट किसी एक का ऑपोजिट, मतलब अगर यहाँ पर पी क्यू ऐसा लिखा है, इसका ऑपोजिट रे इधर लेफ्ट साइड में होगा, राइट साइड में होगा ही नहीं। फिर उसके साथ यहाँ से ही वो बनना चाहिए, और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे बनेगा, मतलब एक लाइन ऐसा बनेगा जहाँ पर इधर P होना चाहिए और इधर अगर Q दिया है, इसका ऑपोजिट रे मतलब यहाँ से इधर कौन सा भी पॉइंट, सपोज यहाँ पर R लिख दूंगा, PR एक ऑपोजिट रे, P के बाद इधर S लिख दूंगा, PS एक ऑपोजिट रे, ऐसे बनता है। ऑपोजिट मतलब जो रे, एक रे का ऑपोजिट रे मतलब दोनों को मिलाने पर एक लाइन बनना चाहिए, ठीक है? उसी पॉइंट पे बनना चाहिए लाइन, उसी को ऑपोजिट रे बोला जाता है, ठीक है? ये 6 क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है, उसको कर लेना है। और कुछ है क्या? देखता हूँ, ये 6 तक ही है, ठीक है? ये वाला कर लेना है, नहीं तो बता दो इसको, अभी बता दो। स्टेट द पॉइंट व्हिच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बी। बी से कौन कौन सा पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पे है, बताओ। A C
बी से कौन कौन सा इक्वी डिस्टेंस पर है? A और C, ए और A C C ओके, तो बी से इक्वी डिस्टेंस पर मतलब स्टेट द पॉइंट व्हिच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बी। बी से कौन कौन सा इक्वी डिस्टेंस पे है? तो पहला का आंसर क्या 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 आएगा? ए और सी। बी से बोला ना, बी से कहाँ से? ये वाला पॉइंट यहाँ से ए और सी। पहला आंसर क्या आएगा? ए और सी आएगा। ए और सी आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, क्योंकि यहाँ से देखो ये 2 यूनिट आगे है, ये 2 यूनिट पीछे है। ये और कौन सा होगा? और कौन सा होगा रे? सर P और B, इधर आगे चार, P और D, P और D, पी और डी। हाँ सही है। देखो डी पॉइंट जो है आगे कितना यूनिट आगे गया है? 4 यूनिट। तो पीछे 4 यूनिट जाओ, तो पीछे 4 यूनिट जाओगे तो 2 - 4 करोगे तो कितना आ जाएगा? -2। तो और एक होगा डी और पी भी होगा, और तो कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि वो एंड वाला पॉइंट तो डी ही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बी के साथ कुछ है कि नहीं देख लो। बी के साथ 3 यूनिट आगे है भी, 1 2 3 यूनिट आगे है भी। तो 3 यूनिट पीछे कुछ पॉइंट है क्या? 1 2 3 कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब उसके साथ नहीं होगा। तो तुमको कितना पेयर मिलेगा? 2 ही पेयर है। समझ में आ गया? तो इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस पे कौन कौन सा पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे है, जैसे ए और सी है, डी और पी है। समझ में आ गया? तो राइट ए पेयर ऑफ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम क्यू। क्यू से कौन कौन सा पेयर, एक पेयर ही लिखो बोल रहा है, जो कि क्यू से इक्वी डिस्टेंस पर होंगे। राइट ए पेयर ऑफ पॉइंट्स। हाँ, RU और LP, आर यू और LP, एलपी। कौन कौन सा पॉइंट बोल रहा है? आर और यू कैसे इक्वी डिस्टेंस पे है? क्यू से बोला है। अरे किसी एक पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस मतलब क्या है? उसका लेफ्ट में जितना डिस्टेंस पर रहना चाहिए, राइट में उतना डिस्टेंस पर रहना चाहिए। तो क्या क्या देखो और सर हाँ UL, हाँ, क्यू से ये 1 यूनिट, ये आगे 1 यूनिट, तो एक हो जाएगा यू और एल। दूसरा वाला क्या हो जाएगा? ऐसे आगे 2 यूनिट, पीछे 2 यूनिट, तो क्या क्या होगा? आर और पी, ये 2 पॉइंट। समझ में आ गया? इसमें से कौन सा भी एक लिख दो। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर फाइंड डिस्टेंस। ये डिस्टेंस तो बता सकते हो, अभी बता दिया। ग्रेटर माइनस स्मॉलर, ग्रेटर माइनस स्मॉलर कर देना है। से यू भी, यू का जो दोनों में बड़ा है, बड़ा माइनस छोटा, बड़ा माइनस छोटा। ठीक है, जल्दी से बताओ तो यू और भी के बीच में कितना होगा डिस्टेंस? यू और भी के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? यू कितना आएगा? -5। वी कितना आएगा? +5। -10, अरे डिस्टेंस को भी माइनस होता है। मैं बोलूंगा तेरा घर से तेरा स्कूल का डिस्टेंस, तू बोलेगा क्या माइनस में बोलेगा? डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। नहीं तो बताया था अगर अपोजिट साइन होगा तो दोनों को प्लस कर देना। तो पहला का आंसर आ गया 10 यूनिट्स। फर्स्ट का आंसर कितना आ गया? 10 यूनिट्स। वेरी गुड। फिर सेकंड का कितना होगा? पहला का हो गया सेकंड। डिस्टेंस बिटवीन पी जी। पी कहाँ है? पी ये है। जी कहाँ है? अरे जी है कि नहीं इधर? ये तो है ही जी नहीं। नहीं, जी, इसको सी है क्या? सी कर लो। ये जी नहीं है तो सी कर लो। पी और सी के बीच में निकालो। अपोजिट सर, साइन है, प्लस कर दो। 6 यूनिट। 2 कैसे बोल रहा है रे? 6, अपोजिट साइन के लिए प्लस करना है, सेम साइन के लिए माइनस करना है। वी वी, वी और बी। वी कहाँ गया? ये वी है और ये बी, बी है ये। अभी जब देखो सेम साइन है तो सेम साइन में माइनस करोगे। 5 - 2 3 यूनिट्स। फिर दिया है यू एल। यू एल, यू एल, एल कितना होगा? -3। तो अपोजिट साइन है, माइनस कर दो। 5 - 3 2, 2 यूनिट्स आ जाए। 2, समझ में आ गया पूरा? उसको फिर से एक्सरसाइज 1.1 जो नहीं किए, 1.1 और 1.2 दोनों करके मुझे कल तक भेज देना है। ठीक है ना?